मेरे ग्रैंडपा ने कहा था, कभी भी अपने अंदर के डीमन को बाहर मत निकलने देना, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारे अंदर का डीमन तुम्हारे ऊपर हावी हो गया तो उसके बाद तुम कभी इंसान नहीं कहला पाओगे और जो जिंदगी अच्छाई के साथ भी गुजारी जा सकती है, बुरा होना जरूरी नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे सब में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जैसे जैसे यहाँ पर लोगों के गले काट रहे हैं, जैसे जैसे मुझे यहाँ पर ब्लड दिखाई दे रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ग्रैंडपा ने कहा था कि डीमन को अंदर ही रखना, लेकिन मुझे लगता है ये नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने यहाँ पर मुझे कहा था कि भलाई के साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, अब वो ही नहीं रहा, तो फिर भलाई का क्या फ़ायदा। तो ये तो था थोड़ा सा प्रोलॉग। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं अपनी एपिसोड के एक्सप्लेनेशन। तो हमारे हीरो का नाम होता है जियोंग, जो कि एक माउंटेन के ऊपर अपने ग्रैंडपा के साथ रहता है और यही उसकी इकलौती फैमिली होती है। तो वो कुछ जड़ी बूटियां काटने के लिए गया होता है, वहां पर से जड़ी बूटियां लेकर अपने ग्रैंडपा के पास आता है और कहता है, देखो ग्रैंडपा मैं क्या लेकर आया हूँ, स्पिरिट कनेक्शन हब, जो कि पिछले कई दिनों से हम लोग ढूंढ रहे थे। तो वो उसे कहता है, तो फाइनली तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तो जियोंग उनसे कहता है कि ग्रैंडपा, आपने मुझे कहा था कि मुझे माउंटेन के ईस्टर्न पार्ट्स की तरफ जाना चाहिए, वहां पर से ये मुझे मिलेगा, और मुझे वाकई में वहां पर से जड़ी बूटी मिल गई। तो उसके ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि हाँ, ये काफी ज्यादा बड़ी भी दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि इसके हमें कम से कम 5 नियांग तो मिल ही जाएंगे। वो जड़ी बूटियां बेचकर गुजारा करते हैं। तो जियोंग उनसे कहता है कि ग्रैंडपा, जहां पर से मुझे जड़ी बूटी मिली वहां पर से मुझे एक फॉक्स का डैन मिला था, यानी वहां पर एक फॉक्स की बिल थी और वहां पर उसके बच्चे भी थे। तो ये बात सुनने के बाद ग्रैंडपा उसे कहता है, तो क्या तुमने वहां पर उसके बच्चों को मार दिया। तो वो कहता है, नहीं नहीं ग्रैंडपा, मैं यहाँ पर उसके बच्चों को कैसे मार सकता हूँ, आपने तो मुझे कहा था ना कि कभी भी किसी को मारना नहीं, बिला वजह तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं उस बच्चों को मार देता तो उनकी मॉम वापस आने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो जाती, और मैं यहाँ पर किसी को उदास कैसे कर सकता हूँ, आपने तो कहा था कभी किसी को उदास मत करना। ग्रैंडपा उसे कहता है कि जियोंग बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने यहाँ पर उन बच्चों को नहीं मारा, चलो जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे लिए डिनर रेडी करता हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है कि बेटा जियोंग, क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकते हो कि कभी किसी को हर्ट मत करना, तुम्हारे अंदर का जो डीमन है उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि एक बार डीमन तुम्हारे ऊपर हावी हो गया तो उसके बाद तुम यहाँ पर अपना इनर सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो जियोंग उनकी बातें सुनने के बाद हैरान हो रहा होता है, क्योंकि जियोंग को अभी तक अपने इनर डीमन के बारे में पता नहीं होता। फिर एक दिन वो जड़ी बूटियां काट कर जब वापस आता है, वापस आने के बाद देखता है तो उसके ग्रैंडपा की कटी हुई डेड बॉडी सामने पड़ी होती है। उसके ग्रैंडपा को किसी ने शायद के साथ पेट से हिस्सा यानी ऊपर वाला हिस्सा अलग कर दिया होता है। तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या हो गया, लेकिन असल में उसकी इनर सेल्फ जो है वो एक ट्रू डीमन है, इसी वजह से वो वहां पर आंसू भी नहीं बहा पाता। वो बिल्कुल अपने ग्रैंडपा को देखने के बाद शांत होता है, उसका एक आंसू भी नहीं टपकता। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि सिचुएशन में क्या किया जाता है, मेरे ग्रैंडपा मेरी इकलौती फैमिली थे, लेकिन मैं यहाँ पर रो भी नहीं पा रहा। लेकिन वहां पर खड़े होकर वो कहता है कि ग्रैंडपा, आपने कहा था कि अपने इनर डीमन को कंट्रोल करना और कभी यहाँ पर उसे अपने पर हावी मत होने देना, लेकिन लगता नहीं है कि ये दुनिया यहाँ पर मुझे उसे ऐसा करने देगी। और इसी के साथ ही वो डेविली स्माइल देता है और कहता है कि ग्रैंडपा, आपका बदला तो मैं लेकर रहूंगा, मैं उसको ढूंढूंगा और उसके बाद उस बंदे को इसी तरह मारूंगा जिस तरह उसने आपको मारा है। इसके साथ ही वो वहां पर पड़े हुए उसी शायद को उठा लेता है, उसे लेकर गांव की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट सीन जो होता है जोंगजेंग काउंटी का दिखाया जाता है कि जहां पर शहर के बीचों बीच गली के अंदर से कुछ कार्ट्स को लेकर गुजरा जा रहा होता है, जहां पर सोल्जर्स जो होते हैं वहां पर 2 कार्ट्स को लेकर जा रहे होते हैं। उन कार्ट्स के अंदर कैदी होते हैं, एक कार्ट के अंदर कुछ ज्यादा कैदी होते हैं, यानी काफी सारे बुढ़े लोग होते हैं, और एक कार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा हीरो अकेला होता है। और सभी जो शहर के लोग होते हैं वो आसपास खड़े होते हैं और उनको डिस्पाइस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सभी लोग जब बैंडेड्स होते हैं, मर्डरर होते हैं या फिर रेपिस्ट होते हैं, इसी वजह से वो सभी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं इन सभी के साथ ऐसा ही होना चाहिए, इन सभी माउंटेन बैंडेड्स को इसी तरह मार देना चाहिए, इनको जाती वहां पर फांसी के ऊपर लटका देना चाहिए। जबकि इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर काफी शोर मचा रहे होते हैं। इसी के साथ ही ऊपर का सीन दिखाता है कि एक रेस्टोरेंट की 2nd बिल्डिंग के ऊपर एक सोल्जर बैठा होता है जिसका नाम गार्ड कैम होता है। तो गार्ड कैम एक बंदे के पास बैठा होता है जो कि शायद जेल का मैनेजर होता है। तो वो उसके पास बैठा होता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है, और साथ उसकी नजर वहां पर लड़के के ऊपर पड़ती है, यानी कि हमारे जियोंग के ऊपर पड़ती है, जो कि अकेला कार के अंदर बैठा होता है। तो वो कहता है कि ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही यंग है और मुझे लगता है कि इसकी एज जो है वो हमारे यंग मास्टर की एज के बराबर ही होगी। तो उसके सामने जो मैनेजर होता है उसे कहता है कि हाँ, आप यहाँ पर इस लड़के को कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा यंग है, लेकिन जहाँ पर बाकी जितने भी क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं उन सभी में से ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो गार्ड कैम उसे कहता है कि वो तो मुझे दिखाई दे ही रहा है, किसी वजह से उसे अकेली कार के अंदर बिठाया गया है, जबकि बाकी के सभी लोगों को वहां पर मल्टीपल बिठाया गया है। तो मैनेजर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए तो नॉर्मल सी बात होगी कि तुमने यहाँ पर एक लड़के को देखा जो कि यहाँ पर अकेला बिठाया गया और क्रिमिनल है, लेकिन अगर तुम इस बारे में सुनोगे कि उसने
कितने लोगों की जान लिया, तो फिर तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे। सभी लोग यहाँ पर उसे किलिंग साइड डीमन के नाम से पुकार रहे हैं, क्योंकि उसने एक साइड की मदद से गांव के बहुत सारे लोगों को मार डाला। और कैम उसे कहता है कि छोड़ो इस बात को, मैं यहाँ पर तुमसे एक बात करने के लिए आया हूँ, मेरी बात के ऊपर ध्यान दो। तो मैनेजर उसे कहता है तो बताओ ना गार्ड कैम, तुम्हें यहाँ पर इस बार मुझसे क्या रिक्वेस्ट करनी है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी की जरूरत है, मुझे क्रिमिनल की जरूरत है जो कि डेथ रो के ऊपर हो, यानी जिसे बहुत ही जल्दी सजाए मौत दी जाने वाली हो। मुझे एक ऐसा क्रिमिनल चाहिए जो कि हमारे यंग मास्टर की एज का ही हो। इसके साथ ही गार्ड कैम को वहां पर बाहर से पत्थर टकराने की आवाज आती है। वहां पर भीड़ में खड़ा हुआ कोई बंदा जो होता है वो जियोंग के सर में पत्थर दे मारता है। तो जियोंग को पत्थर लगता है, लेकिन इसके बावजूद वो बिल्कुल शांत होता है, वो बिल्कुल भी चिल्लाता भी नहीं है और ना ही वहां पर शोर मचाता है। तो ये देखने के बाद गार्ड कैम कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये तो यहाँ पर बिल्कुल कोई रिएक्शन भी नहीं दे रहा। और इसी के साथ ही जब वो उसका चेहरा देखते हैं तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसका चेहरा जो होता है वो उसके यंग मास्टर के साथ बिल्कुल सेम टू सेम मिलता जुलता होता है, दोनों की शक्लें सेम होती हैं। तो इसी के साथ ही गार्ड कैम उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे मेरा बंदा मिल गया है जो मुझे चाहिए था। और इसी के साथ ही गार्ड कैम जो होता है वहां पर ऊपर से सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना स्टार्ट करता है, जबकि मैनेजर उसे कहता है कि यार तुम यहाँ पर मुझे बताओ तो सही, अभी मैंने यहाँ पर तुम्हारी बात सुनी नहीं और तुम कह रहे हो कि तुम्हें तुम्हारा बंदा मिल भी गया है। तो गार्ड कैम जो होते हैं वहां पर से सीढ़ियां उतरकर नीचे आ जाते हैं और कार के पास से गुजर कर जाते हैं। वो कार के पास से गुजर कर जा रहे होते हैं और साथ ही हमारे जियोंग की तरफ देखकर आगे चले जाते हैं। और हमारा जियोंग जिसे अब यहाँ पर सजाए मौत दी गई है उसे यहाँ पर कल सुबह फांसी दे दी जाएगी और वो जेल की तरफ से लेकर जा रहे होते हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें गोल्डन जेल का दिखाया जाता है, जहां पर गोल्डन जेल हाल के अंदर प्रिजन होती है और वहां पर उसे बंद किया गया होता है। और बाहर दो गार्ड्स खड़े होते हैं और अंदर उसके हाथों के ऊपर वहां पर चेन्स बांधी गई होती हैं। तो वो कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं मरने वाला हूँ, लेकिन वो कमीना जो भी था उस कमीने ने यहाँ पर इतनी आसानी के साथ मुझे कैसे हरा दिया। तो यहाँ पर उसका मुकाबला एक कल्टीवेटर के साथ हुआ था, एक मार्शल आर्टिस्ट के साथ हुआ था, जिसने उसे पकड़कर उसकी बॉडी के अंदर तलवार दंसा दी थी। एक कल्टीवेटर का वो एक बैक फ्लैश सीन दिखाता है जहां पर उसने उसे गले से पकड़ रखा था और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर यही सोच रहा था कि कोई तो हमारा पीछा कर रहा है, तो मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे जैसा एक कीड़ा जिसके पास मार्शल आर्ट्स के स्किल भी नहीं है वो हमारा पीछा कर रहा था। और इसी के साथ ही दिखाता है कि उसके चेहरे के ऊपर स्कार्स भी होते हैं। तो हमारा जियोंग जो होता है उसके चेहरे को अच्छे से याद कर लेता है, तो उसे लगता है कि शायद यही वो बंदा है जिसने उसके ग्रैंडपा को मारा होगा। जियोंग कहता है कि फाइनली मुझे वहां पर वो बंदा मिल गया था जिसने मेरे ग्रैंडपा को मारा और मैं वहां पर अपना बदला लेने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था। लेकिन इससे पहले कि मैं उसके साथ कुछ कर पाता, उस बंदे ने जहां पर बहुत ही अजीब तरीके से मुझे मेरी बॉडी के अंदर तलवार दंसाकर मुझे सबड्यू कर दिया। उसने वहां पर कुछ कहा था कि मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास मार्शल आर्ट्स नहीं है। ये मार्शल आर्ट्स क्या होती है मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या मार्शल आर्ट्स होने से हम लोग स्ट्रांग हो जाते हैं? अगर मेरे पास यहाँ पर मार्शल आर्ट्स होती तो क्या मैं उस बंदे को मार सकता था और अपने ग्रैंडपा की मौत का बदला ले सकता था? काश मुझे यहाँ पर जिंदगी में एक दूसरा मौका मिल जाए। अगर मुझे यहाँ पर जिंदगी में दूसरा मौका मिला तो मैं मार्शल आर्ट सीखूंगा ताकि मैं भी यहाँ पर उसकी तरह स्ट्रांग बन सकूं और अगली बार जब वो मुझे मिलेगा मैं उसे मार डालूंगा। लेकिन साथ ही जियोंग कहता है कि मुझे सेकंड चांस कैसे मिल सकता है? मुझे सेकंड चांस नहीं मिलेगा क्योंकि मैं तो सुबह यहाँ पर मरने वाला हूँ, मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। और साथ ही उसे वहां पर धुआं महसूस होता है, तो वो कहता है कि अचानक से धुआं कहां पर से आ रहा है। और इसी के साथ ही वो उसकी स्मेल को सूंघना स्टार्ट करता है, क्योंकि सारी जिंदगी वो अपने ग्रैंडपा के साथ जड़ी बूटियां उखाड़ता रहा है, तो उसे यहाँ पर इनकी जड़ी बूटियों की स्मेल अच्छी तरह से पता होती है। तो वो कहता है कि इस तरह की जड़ी बूटियां तो एक स्पेशल पॉइजन बनाने के लिए यूज की जाती है, एक पॉइजनस स्मोक जो कि यहाँ पर बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इतनी सारी जड़ी बूटियां और इंग्रेडिएंट्स खाने के बाद अब उसके ऊपर इन सभी चीजों का असर नहीं होता। तो वो कहता है लगता है कोई तो है जो यहाँ पर इन सभी गार्ड्स को बेहोश करना चाहता है और मुझे भी। और इसी के साथ ही वो अपनी आंखें बंद करके वहीं पर बैठ जाता है, क्योंकि गार्ड्स वहां पर बेहोश हो चुके होते हैं। गार्ड्स के सो जाने के बाद हमारा जियोंग जो होता है वहीं पर अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है, गार्ड कैम वहां पर अंदर आता है। अंदर आने के बाद उसके सामने आता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर जैसे उसे वहां पर से उठाने लगता है उसकी चेन्स भी खोल देता है। तो जैसे वो उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखें खुली होती हैं और वो जाग जाता है। गार्ड कैम भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या तुम अभी तक बेहोश नहीं हुए? और इसी के साथ ही हमारा जियोंग उसके ऊपर अटैक कर देता है ताकि वहां पर से भागकर जा सके। वो उसे धक्का देकर बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागने की कोशिश करता है। जियोंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा वो दूसरा मौका है। अब मैं यहाँ पर से आजाद हो जाऊंगा, मैं यहाँ पर से निकल कर जाऊंगा, जाकर मार्शल आर्ट सीखूंगा और उसके बाद मैं जाकर उस कातिल को ढूंढूंगा और अपने ग्रैंडपा की मौत का बदला है। जहां पर गार्ड कैम जो होता है आकर उसे उठाता है और उसकी चेन्स को खोलता है, जिससे वो वहां पर से भागने की कोशिश करता है। जियोंग जैसे वहां पर से भागकर जा रहा था, इसी के साथ ही गार्ड कैम जो होता है उसके पीछे से कमर के ऊपर उसके प्रेशर पॉइंट्स को दबा देता है। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे प्रेशर पॉइंट्स को दबा दिया, अब तुम यहाँ पर से अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर फिर से मार्शल आर्ट्स आ जाती है। तो जियोंग कहता है कि ये क्या, इस बंदे ने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया? क्या यहाँ पर ये मार्शल आर्ट्स यूज कर रहा है? क्या यही मार्शल आर्ट्स है? क्या मार्शल आर्ट्स इतनी पावरफुल होती है? और साथ ही हमारा गार्ड कैम जो होता है उसे उठाकर पीछे वाली दीवार के साथ पटकता है। तो वो कहता है कि मार्शल आर्टिस्ट, मुझे एक मार्शल आर्टिस्ट बनना है। साथ ही वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वो बंदा है जिसने मेरे ग्रैंडफादर को मारा है, क्योंकि अभी तक हमारे जियोंग
जियोंग को ये नहीं पता कि उसके ग्रैंडफादर को मारा किसने है। वो पहले स्कार वाले बंदे को समझ रहा था कि उसने उसके ग्रैंडफादर को मारा, अब जहां पर गार्ड कैम को समझ रहा होता है। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन इसकी शक्ल उस बंदे से मिलती है, लेकिन उस बंदे के चेहरे के ऊपर स्कार से, यानी कि उसके चेहरे के ऊपर लाइनें बनी हुई थी, जख्मों के निशान थे, ये वो बंदा नहीं हो सकता। और इसी के साथ ही वहां पर यंग मास्टर भी अंदर एंट्री मारता है और कहता है कि गार्ड कैम क्या ये वाकई में वही है? तो गार्ड कैम उसे कहता है हाँ यंग मास्टर ये वही है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था, लेकिन आपको बाहर वेट करना चाहिए था। यंग मास्टर उसे कहता है कि मैं बाहर खड़े खड़े बोर हो गया था और मैं यहाँ पर आकर देखना चाहता था, जो बंदा यहाँ पर मेरा सब्स्टिट्यूट बनने वाला है मैं कम से कम उसको एक बार तो देख ही सकता हूँ। तो गार्ड कैम उसे कहता है कि चलो जल्दी से उठाकर इसे खड़ा करो और साथ ही चेहरे के ऊपर से बाल हटाओ ताकि मैं इसका चेहरा ठीक से देख सकूं। इसी के साथ ही गार्ड कैम जो होता है वो आगे बढ़ता है, जाकर हमारे जियोंग को उठाकर बिठा देता है और उसके चेहरे से बाल हटाता है। तो दूसरी तरफ दिखाता है कि यंग मास्टर जो होता है वो भी अपने अपने चेहरे के ऊपर से मखोटा हटाता है और सामने की तरफ देखता है और कहता है परफेक्ट, जी तो बिल्कुल परफेक्ट है, हम लोग बस यहाँ पर एक डबल ढूंढ रहे थे और तुमने तो यहाँ पर परफेक्ट डबल ढूंढ दिया। हमारा जियोंग भी उस लड़के को देखकर काफी हैरान होता है। तो उसके सामने जो लड़का बैठा होता है वो मॉक फैमिली का थर्ड यंग मास्टर होता है। तो यंग मास्टर मॉक कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरी किस्मत में इससे ज्यादा कुछ अच्छा हो सकता है? मुझे लगता है कि हीवंस भी इस वक्त मेरा साथ दे रही हैं, इसी वजह से यहाँ पर मुझे सेम टू सेम अपने जैसा एक बंदा मिल गया है। तुम्हारे जियोंग को उन दोनों की कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती कि वो लोग यहाँ पर आपस में क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी के साथ यंग मास्टर मॉक उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो क्योंकि तुमने किसी का मर्डर किया और कल सुबह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। जियोंग उसे कहता है कि हाँ सुबह मुझे सजाए मौत दे दी जाएगी। तो इसी के साथ ही यंग मास्टर मॉक उसे कहता है कि लाइफ तो बहुत ज्यादा अनफेयर है, हम दोनों का चेहरा सेम टू सेम है, मैं यहाँ पर मॉक फैमिली का यंग मास्टर हूँ, जहाँ पर बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ, जबकि तुम यहाँ पर मेरी चेहरे के साथ एक गरीब जिंदगी गुजार रहे हो, कल सुबह तुम मर जाओगे। तो हमारा जियोंग उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है। तो मॉक उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर जिंदगी में दूसरा मौका चाहिए? तो ये बात सुनने के बाद जियोंग हैरान होता है। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अगर एक मौका दूं मॉक फैमिली का थर्ड यंग मास्टर बनने का, मेरी जगह के पर कुछ दिनों के लिए तुम्हें मेरा हमशक्ल बनना होगा, तो क्या तुम ये करोगे? क्योंकि इससे तुम्हें यहाँ पर मौका मिलेगा मॉक फैमिली में जाने का और वहां पर जाकर मेरी जिंदगी गुजारने का, जिससे तुम्हें एक बहुत ही अच्छा मौका है तुम्हारे लिए। तुम हमारे मेंशन में जाकर बहुत ही अच्छा खाना खा सकते हो, लड़कियों के साथ मजे कर सकते हो, जो तुम्हें चाहिए होगा वहां पर तुम्हें मिलेगा। अपनी लाइफ टाइम में तुमने जो कुछ भी एंजॉय नहीं किया होगा वो सब कुछ तुम वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हो। तो बताओ क्या तुम यहाँ पर करने को तैयार हो? एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें बहुत ही बड़ी रकम दूंगा, जिसके बाद तुम सेटल हो सकते हो, तुम किसी बड़े शहर में जाकर अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। और इसी के साथ यंग मास्टर मॉक उसके सामने एक पिल करता है और कहता है कि तुम्हें इसे खाना होगा। तो वो कहता है क्या ये पॉइजन है? तो वो उसे कहता है कि हाँ ये पॉइजनस पिल है, हम तुम्हारे पर ऐसे तो भरोसा नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए होगी। और इसी के साथ ही गार्ड कैम उसे कहता है कि तुम्हें इस पिल को खाना होगा, काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें एंटीडोट दूंगा, तुम आजाद हो जाओगे। अब जल्दी से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है। तो जोंग वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या करूं। साथ ही वो कहता है कि ग्रैंडपा क्या मैं यहाँ पर सेकंड चांस को ले लूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी आपका बदला लेना है, मुझे उस कातिल को ढूंढना है जिसने आपके साथ वो सब कुछ किया। और इसी के साथ ही वो पिल खा लेता है। तो उस पिल के खाने के बाद यंग मास्टर मॉक कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने इस पिल को खा लिया, इसका मतलब यह है कि तुम्हें वो दूसरा मौका मिल गया है, तुम्हें बहुत सा बधाई हो। तो इसी के साथ ही हमारा जोंग उसे कहता है कि अब क्या, मुझे बताओ कि मुझे यहाँ पर करना क्या होगा। यंग मास्टर मॉक उसे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस हमारे साथ आना, अब चुपचाप यहाँ पर हमारे साथ आना होगा। फिर साथ ही वो गार्ड कैम से कहता है कि गार्ड कैम मैं चाहता हूँ कि तुम इसके प्रेशर पॉइंट्स को अनसील करो और साथ ही इसकी कफ्स को भी हटा दो। तो वो कहता है जी यंग मास्टर मैं अभी करता हूँ। और इसी के साथ ही वो उसकी बॉडी के ऊपर जाकर फिर से उसके मेडियन पॉइंट्स को टच करता है, जिससे उसकी प्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं वो अनसील हो जाते हैं और साथ ही उसकी बेड़ियां भी खोल दी जाती हैं, उसके हाथ भी वहां पर आजाद हो चुके होते हैं। तो हमारा जो जियोन होता है वो कहता है कि यहाँ पर मेरे खुले हुए हाथ महसूस करके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो गार्ड कैम कहता है मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, तुम दोनों मेरे पीछे पीछे रहना, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कोई गार्ड वगैरह या फिर कोई जेल का ऑफिसर बाहर तो नहीं है। और इसी के साथ ही वो दोनों इसके पीछे ही होते हैं। तो मॉक उसे कहता है कि तुम मेरे पीछे रहो, मैं तुम्हारे आगे चलूंगा। और इसी के साथ यंग मास्टर मॉक आगे आगे चलना स्टार्ट करता है। और इसी के साथ ही गार्ड कैम जो होता है वो जेल के बाहर निकलता है, दरवाजे से बाहर की तरफ घूमकर देखता है कि वहां पर कोई है तो नहीं है। और साथ ही वो पीछे की तरफ घूमता है और कहता है कि यंग मास्टर चलो जल्दी से आ जाए, बाहर कोई भी नहीं है। लेकिन पीछे मुड़कर जो वो सीन देखता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वहां पर हमारे जियोन ने उसके यंग मास्टर की गर्दन मोड़ दी होती है। उसने उसके यंग मास्टर की गर्दन पीछे की तरफ मोड़कर उसको मार दिया होता है। तो ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान होता है, जबकि जियोन वहां पर हंस रहा होता है। जियोन उसे कहता है गार्ड कैम अब तुम क्या करोगे, फेक वाला तो मर गया, अब तो मेरे साथ ही काम चलाना पड़ेगा। तो यहीं पर से एक बैकग्राउंड का सीन दिखाते हैं कि आखिर हमारा जियोन इस सिचुएशन में आया कैसे, उसे यहाँ पर डेथ पेनल्टी क्यों दी गई। तो जब यहाँ पर उसके ग्रैंडपा की मौत हुई थी तो उसके ग्रैंडपा के मरने के बाद वो सायद उठाकर भागता हुआ सीधा शहर के अंदर आकर घुस जाता है। उसे जो भी वहां पर दिखाई देता है उसे मारता जाता है, क्योंकि उसका इनर सेल्फ उसके ऊपर हावी हो जाता है। और वहां पर जितने लोग उसे दिखाई देते हैं, चाहे वो निर्दोष ही क्यों ना हो, वो सभी के गले काट रहा होता है, उन सभी को मार रहा होता है और उसे वहां पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। तो वो कहता है मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, जबकि सभी
सभी लोग वहां पर डर कर भाग रहे होते हैं, सभी लोग वहां पर, क्योंकि उसके हाथ में साइट होता है और वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा था, चाहे बच्चा या बड़ा, वो सभी को मार रहा होता है। तो वो सभी लोग उसे किलिंग साइट डीमन के नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं। तो हमारा जियोन कहता है कि ग्रैंडपा ने कहा था कि कभी अपने इनर डीमन को सामने मत आने देना, लेकिन आखिर मेरा इनर डीमन है क्या? क्या ग्रैंडपा मुझे ये करने से रोक रहे थे? ये तो बहुत ज्यादा मजेदार है। मुझे यहाँ पर इतना मजा जिंदगी में पहले कभी नहीं आया जितना मजा मुझे आज यहाँ पर आ रहा है। और इसी तरह वहां पर एक एक करते उसने लाशों के ढेर लगा दिए होते हैं, निर्दोष लोगों को वो मार रहा होता है। उसे यहाँ पर बस शक होता है कि इनमें से कोई उसको ग्रैंडपा को मार सकता है, तो वो सभी को मार रहा होता है कि किसी ने एक ने इनमें से ग्रैंडपा को मारा होगा। जियोन वहां पर सभी लोगों को मार मार कर उनके ढेर लगा रहा होता है और साथ उनके गले काट रहा होता है और कहता है कि इन सभी लोगों को मार मार कर मेरे चेहरे के ऊपर स्माइल क्यों आ रही है? क्या मेरे ग्रैंडपा ने कहा था कि ये मेरी ट्रू नेचर है? मेरे ग्रैंडपा हमेशा मुझे कहते थे अपनी ट्रू नेचर को छुपा कर रखना, लेकिन आज से पहले मैं कभी इस तरह से स्माइल नहीं किया। साथ ही साथ उसे वहां पर अपने ग्रैंडपा की बातें भी याद आ रही होती हैं। तो वो एक बंदे को मारने के लिए आगे बढ़ता है और साथ ही कहता है कि मेरे ग्रैंडपा मुझे हमेशा ये करने से रोकते थे, तो कहीं मैं कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा। फिर साथ ही वो कहता है छोड़ो इस बात को, फिलहाल के लिए तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, तो फिलहाल के लिए तो यहाँ पर इनको मारते हैं और उसके बाद सोचेंगे कि कुछ गलत तो नहीं किया। लेकिन जैसे वो उस बंदे को मारने लगता है उसे एक जबरदस्त किक पड़ती है। तो वहां पर एक मार्शल आर्टिस्ट उसे एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। दीवार के साथ टकराने के साथ ही जब वो उठकर सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने एक मार्शल आर्टिस्ट खड़ा होता है। वो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि बड़ी कमाल की बात है कि तुम अभी तक जिंदा हो। हालांकि मेरी किक खाने के बाद अच्छे अच्छे जो होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो हमारा जियोन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये कमीना, इसे देखकर लगता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो वो मास्टर जो होता है वो अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे कहता है कि लड़के, लगता नहीं है कि तुमने अभी तक यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को सीखा होगा, लगता नहीं है तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स के कोई स्किल है। और वो बड़ी तेजी के साथ एक स्पेशल शैडो स्किल को यूज करते हुए उसके सामने आ जाता है। तो हमारा जियोन इस बात से काफी हैरान होता है, कहता है कि ये क्या, ये वहां पर खड़ा था, मेरे सामने कैसे आ गया? क्योंकि उसे मार्शल आर्ट्स के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता, इसी वजह से उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती। और वो मास्टर जो होता है उसे गले से पकड़ लेता है, उसे ऊपर उठाता है और उसे कहता है अब तुम्हारे यहाँ पर जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुमने इतनी कम उम्र में बिना मार्शल आर्ट्स के टैलेंट के यहाँ पर इतने सारे लोगों की जान ले ली, तो कल को बड़े होकर तुम हमारे लिए खतरा बन सकते हो। और ऊपर से तुम यहाँ पर हमारा पीछा भी कर रहे थे। तो हमारा जियोन उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है कि कहीं यही वो लोग तो नहीं है जो मेरे ग्रैंडपा को मारकर आए हैं और इसी वजह से ये कह रहा था कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे। तो जैसे वो उसे पूछने लगता है कि क्या तुमने, इसी के साथ ही वो कल्टीवेटर जो होता है वो अपनी तलवार जियोन की बॉडी के अंदर डाल देता है। तलवार हमारे जियोन की बॉडी के आर पार हो जाती है और उस बेचारे के मुंह से वहां पर ब्लड रहना शुरू हो जाता है। तो वो डिमोनिक कल्टीवेटर उसे कहता है कि एक बच्चा जिसने यहाँ पर मेरे अल्टीमेट अटैक को भी ब्लॉक कर लिया, यानी मेरी किक को फेस कर लिया बिना मार्शल आर्ट्स के, तो तुम्हारा मर जाना ज्यादा बेहतर है। इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर अभी इसी जगह के पर मारने वाला हूं। और फिर से अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है। तो वो 2 बार अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसाता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इन सभी लोगों को मारने के लिए नहीं आना चाहिए था। इन सभी लोगों को मारकर तुमने अपने लाइफ स्पैन को बहुत ज्यादा शॉर्ट कर लिया। अगर तुम यहाँ पर चुपचाप एक आम जिंदगी गुजारते, एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते, तो तुम्हारा लाइफ स्पैन काफी ज्यादा लंबा हो सकता था। वहां पर हमारे जियोन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। 2 बार तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंस दिया। तो वो सोच रहा होता है कि फाइनली मुझे वो बंदा मिल गया जिसने मेरे ग्रैंडपा को मारा था और मैं अपना बदला ले सकता था, लेकिन उस कमीने के पास मार्शल आर्ट्स थी जिसकी वजह से मैं बदला नहीं ले पाया। तो क्या मैं वहां पर मरने वाला था? नहीं, मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर जिंदगी ने दूसरा मौका दिया है। किसी की जगह के ऊपर यंग मास्टर बनकर अपनी जिंदगी क्यों गुजारूंगा जबकि मैं खुद यंग मास्टर बन सकता हूँ। तो अब यहाँ पर गार्ड कैम क्या करेगा? क्या वो यहाँ पर हमारे जियोन को भी मार डाउन जो होता है वो थर्ड यंग मास्टर मॉक को मार डालता है। उसके मरने के साथ ही गार्ड कैम बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, उसे गले से पकड़कर पीछे दीवार के साथ पटकाता है और उसे कहता है कमीने कहीं के कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? जो तुमने क्या कर दिया, हमारे थर्ड यंग मास्टर को तुमने क्यों मार दिया? क्या तुम मरना चाहते हो? तो हमारा जियोन उसे कहता है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, बल्कि मैं यहाँ पर जीना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर किसी जगह के ऊपर क्यों यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजारूं जबकि मैं ही असली का बन सकता हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे किसी की जगह के ऊपर लेकर जाना चाहते हो। क्यों? इस वजह से क्योंकि वहां पर खतरा हो सकता है, इसी वजह से तुम यहाँ पर मुझे उसकी जगह के ऊपर रखना चाहते थे। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर खतरा झेलना ही है तो फिर मैं खुद यहाँ पर खतरा क्यों ना झेल लूं, खुद इसकी जगह के ऊपर क्यों ना बन जाऊं। और इसी के साथ ही गार्ड कैमू से कहता है कि तुमने यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर तुम्हें मार भी सकता हूँ अगर तुम थर्ड यंग मास्टर को मारोगे। तो हमारा जियोन उसे कहता है अगर तुमने मुझे मारना होता तो अभी तक मुझे मार दिया होता। मुझे लगता है कि तुम्हें इस कमीने के साथ कोई लगाव था ही नहीं, तुम तो बस यहाँ पर उसका साथ देने की कोशिश कर रहे थे, वो भी किसी अपने मकसद के लिए। इसी के साथ ही गार्ड कैम वहां पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए उसका हाथ पकड़ते और गर्दन से पकड़कर उसे उठाकर वहीं पर धोबी पछाड़ के साथ ग्राउंड के ऊपर पटक देते हैं। और गार्ड कैम उसे वहां पर नीचे गिराने के बाद उसे उल्टा करके उसके गर्दन के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और उसे नीचे दबा रहे होते हैं और साथ ही अपना नाइफ निकालकर उसे कहता है अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मारूंगा? जबकि वो उसे कहता है गार्ड कैम क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये जरूरी है? तुम्हारा थर्ड यंग मास्टर तो मर चुका है, तो तुम तो यहाँ पर मेरे साथ भी काम चला सकते हो ना। तुम्हारा जो काम
था वो मैं भी कर सकता हूँ, तो फिर क्यों ना हम दोनों यहाँ पर आपस में डिसाइड कर ले। वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारी इस पॉइजनस पिल को खा चुका हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे हर एक ऑर्डर्स को फॉलो कर सकता हूँ। एक थर्ड यंग मास्टर बनने के बाद मैं तुम्हारा परफेक्ट पपेट बन सकता हूँ। तुम जो भी मुझे करने का कहोगे मैं वो कर सकता हूँ। तुम्हारे पास यहाँ पर और कोई चॉइस नहीं है, और मेरे पास भी तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त मैं जहाँ पर उस मैनर के अंदर तुम्हारा यंग मास्टर एक बहुत ही अच्छा डॉग बन सकता हूँ। तुम जरा सोच कर देखो। गार्ड कैमू से कहता है तो तुम यहाँ पर ये चाहते हो कि मैं अपने मैनर मास्टर्स को धोखा दूं, मैं अपने थर्ड यंग मास्टर को धोखा दूं। पता भी है कि मैं थर्ड यंग मास्टर का साथ क्यों दे रहा था और यहाँ पर से उसका डबल गैंगर लेने के लिए क्यों आया था। तुम्हारा जॉन जो होता है आगे से खामोश होता है, लेकिन वहां पर अपनी डेविलिश स्माइल दे रहा होता है। तो इसी के साथ ही गार्ड कैम होता है, वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ऐसे तो नहीं मानने वाले, यहाँ पर तुम्हें मरना ही होगा। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार उठाता है और वहां पर अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर दंसा देता है। तो ऐसा लगता है जैसे उसने वहां पर जॉन को मार दिया, लेकिन असल में वो उसे मारेगा नहीं क्योंकि उसे इसकी जरूरत है। तो इसी के साथ ही हमारा जॉन कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर मुझे नहीं मारोगे। और इसी के साथ ही वो उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है तो आज के बाद से तुम हमारी फैमिली के मॉक फैमिली के ग्योंग वून हो, यानी थर्ड यंग मास्टर ग्योंग वून हो। किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक कातिल हो, तुम्हें यहाँ पर सजाए मौत दी गई थी और मैं तुम्हें जेल से उठाकर लाया हूँ। हमारा जॉन जो होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है और वहां पर डेविलिश स्माइल देते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं। और उसे यहाँ पर दूसरा मौका मिल गया है और उसे वहां पर लेने के बाद मॉक स्वॉर्ड मैनर में आ जाता है। वहां पर आने के बाद उसे वहां पर थर्ड यंग मास्टर के कपड़े देता है और कहता है फिलहाल के लिए तुम्हें इसी रूम के अंदर ही रहना होगा, जब तक मैं ना कहूं तुम इस रूम से बाहर नहीं जाओगे, ना ही जहां पर हमारी मॉक फैमिली के किसी भी दूसरे मेंबर से मिलोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम जाकर किसी दूसरे बंदे से मिलो। फिलहाल के लिए तुम्हें यहीं पर इसी रूम के अंदर ही रहना है। अगर तुम एक पपेट हो तो फिर एक पपेट बनकर ही रहो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ वैसे मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करते रहो। तुम्हारा जॉन उसे कहता हाँ हाँ ठीक है मैं यहीं पर रुकूंगा। गार्ड कैम उसे कहता है मैं फिर से तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर किसी बाहर के गार्ड ने तुम्हें देख लिया या किसी ने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें एंटीडोट नहीं देने वाला और तुम यहाँ पर उस पॉइजन से ही मर जाओगे। और साथ ही गार्ड कैम आके बढ़ता है गुस्से के साथ से कहता है मेरी बात को याद रखना, अगर तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया या फिर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसे कहता है हाँ क्यों नहीं सर, मैं यहाँ पर आपके सभी ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। और इसी के साथ वो अपने पास से पिल निकालता है और उसे कहता है कि ये लो, ये पिल एक न्यूट्रलाइजर है, तुम्हें हर 24 घंटे के बाद इस पिल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस पिल की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से हर 24 घंटे के बाद मैं यहाँ पर तुम्हें पिल देने के लिए आऊंगा। इसके साथ ही गार्ड कैम उसे पिल देकर चला जाता है, जबकि जॉन बैल्कनी में बैठा होता है, वो पिल खा रहा था। साथ ही कहता है मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ, मैं मरने वाला था लेकिन मैं जिंदा बच गया। उस कल्टीवेटर ने 2 बार मेरी बॉडी के अंदर तलवार मारी थी लेकिन उसके बाद में बच गया। अब जबकि मुझे यहाँ पर दूसरी लाइफ मिली है तो क्या मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को परस्यू करूँ, मुझे यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए क्योंकि मुझे बदला भी तो लेना है। फिर साथ ही वो साइड की तरफ देखता है, कहता है कि इस वक्त मैं एक ऐसी फैमिली के अंदर हूँ जिसे स्वॉर्ड फैमिली कहते हैं, मॉक द स्वॉर्ड फैमिली, जो कि एक मार्शल आर्ट्स की फैमिली है। अगर मैं यहाँ पर से मार्शल आर्ट सीख लेता हूँ तो फिर मैं बदला ले पाऊंगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि वो कमीना जिसने मुझे भी मारने की कोशिश की उस कमीने को मैं ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो जमीन की गहराई में कहीं ना चला गया हो, मैं वहां पर से जाकर उसे निकालूंगा और बिल्कुल वैसे ही मारूंगा जैसे उसने मेरे ग्रैंडपा को मारा था। मैं उसकी बॉडी के भी 2 टुकड़े करने वाला हूं। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है कि हमारा जॉन जो होता है टेबल के ऊपर बैठा खाना खा रहा होता है, साथ ही सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर जिंदा बच गया, मुझे दूसरा मौका मिल गया और मैं मार्शल आर्ट्स भी सीख सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ कि मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल सकता। अगर मैं फैमिली के मेन हॉल में जाऊंगा तभी तो मुझे जाकर कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे क्योंकि मैं इस फैमिली का थर्ड यंग मास्टर हूँ। लेकिन दरवाजे के बाहर गार्ड कैम एक गार्ड को खड़ा करके गया है, उसने यहाँ पर स्पेशल एक गार्ड को मेरे पर नजर रखने के लिए छोड़ा है। कि बाहर खड़ा वो गार्ड जो होता है वो ये सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर ये ड्यूटी क्यों दी गई है। उस गार्ड का नाम गो चैन होता है जो कि गार्ड कैम का अपना ही डिसाइपल होता है। यहाँ पर गो चैन जो होता है अपने पास का सीन दिखाता है जहाँ पर गार्ड कैम उसके पास आता है और उसे आकर बताता है कि ये सब कुछ हो गया। तो वो उसे कहता है क्या वाकई में यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है, क्या उस लड़के ने यहाँ पर हमारे यंग मास्टर मॉक को मार दिया और उसके बाद तुम उसे यहाँ पर लेकर आ गए हो, इस तरह तुम्हारा प्लान यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो वो उसका मुंह बंद करवाता है और कहता है कि ऊंची आवाज में बात मत करो, हमारे प्लान के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, मुझे यहाँ पर यही लड़के को वापस लेकर आना पड़ा क्योंकि रियल वाला तो मर चुका है। साथ ही वो उसे कहता है कि तुम इस लड़के के ऊपर नजर रखो, जब तक ये लड़का यहाँ पर है इसके ऊपर नजर रखना और ये लड़का इस रूम से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अब एक नया प्लान बनाना पड़ेगा। इसी में यहाँ पर एक नया प्लान बना लूंगा, उसके बाद हम इस लड़के को उठाकर बाहर फेंक देंगे। गार्ड कैम कहता है कि यहाँ पर इकलौता यंग मास्टर नहीं है, मुझे लगता है कि हमें किसी दूसरे यंग मास्टर का साथ चाहिए होगा, हम किसी दूसरे यंग मास्टर के साथ हो लेंगे। कोचन उसे कहता है लेकिन मास्टर तुमने कहा कि तुमने इसे पॉइजन दिया, अगर तुमने इसे पॉइजन दिया और ये यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर की जगह पर है तो फिर तो हमारे लिए बिल्कुल एक अच्छा पपेट है और जो हमारे ऑर्डर्स को भी फॉलो करेगा, इसे एंटीडोट चाहिए होगा। तो गार्ड कैम उसे कहता है नहीं, इस लड़के की नेचर में झुकना बिल्कुल भी नहीं है, ये पुष्पा की तरह है, झुकेगा नहीं, इसी वजह से हम लोग जो है इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने इसे देख लिया है, ये लड़का कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर ये लड़का वहां पर मेरी मौजूदगी में थर्ड यंग मास्टर को मार सकता है तो फिर सोचो जरा, अगर इसे यहाँ पर इस फैमिली का थर्ड यंग
मास्टर बना दिया जाता है तो फिर ये यहाँ पर किसी को भी बड़ी आसानी से मार सकता है। ये लड़का बहुत ज्यादा खतरनाक है और हमें इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। अगर इस लड़के को यहाँ पर हमने यूज किया तो फिर हमारे लिए ही मुश्किल हो जाएगी। इसी वजह से मैं जल्दी से जल्दी जाकर किसी दूसरे यंग मास्टर के साथ साइड होने की कोशिश करता हूँ और तुम्हें इस लड़के के ऊपर नजर रखनी होगी। और इसी के साथ ही गोचान जो होता है वो दरवाजे के सामने खड़ा होता है और कहता है पता नहीं मास्टर को यहाँ पर इस लड़के से इतना डर क्यों लग रहा है। ये लड़का इतना खतरनाक और डेंजरस कैसे हो सकता है, जबकि इस लड़के ने ना तो अभी तक मार्शल आर्ट्स को सीखा, ना ही इस लड़के के पास यहाँ पर इतनी पावर है कि वो हमारे खिलाफ जा सके, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर हमारा दिया हुआ पॉइजन है। और इसी के साथ ही अंदर का सीन दिखाता है कि हमारा जियोंग वहां पर बैठा बैठा अपना दिमाग यूज कर रहा था और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर गार्ड कैम ने मुझे इस रूम के अंदर लाकर बंद क्यों कर दिया। उसने मुझे अपना प्लान भी नहीं बताया कि आखिर वो यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर का डबलगैंगर क्यों चाहते थे। तो इसी के साथ ही थोड़ी देर वहां पर सोचने के बाद वो कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर ये लोग कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पका रहे हैं। गार्ड कैम यहाँ पर उस थर्ड यंग मास्टर की जगह के ऊपर उन्हें एक बंदा चाहिए था। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर उस बंदे को मरवा देंगे और उसके बाद असली वाले को यहाँ पर यंग मास्टर बना दिया जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर कोई फैमिली स्ट्रगल चल रही हो जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो हमारा जियोंग जो होता है फाइनली वहां पर एक डिसीजन के ऊपर पहुंचता है और कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। हो सकता है कि उन्हें यहाँ पर मुझसे खतरा महसूस हो रहा है, वो यहाँ पर से मुझे निकालना चाहते हैं और वो यहाँ पर किसी दूसरे की साइड लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं थर्ड यंग मास्टर हूं तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड यंग मास्टर भी तो होंगे। इसके साथ ही बाहर का सीन दिखाता है कि गोचान को वहां पर रात के वक्त नींद आ रही होती है। तो हमारा जो जियोन होता है वो इस वक्त दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। जैसे वो बाहर निकलता है तो वो उसे कहता है लड़के तुम कहां पर जा रहे हो, क्या तुम्हें बाथरूम जाना है। तो वो कहता है नहीं मुझे बाथरूम नहीं जाना, मुझे फ्रेश एयर चाहिए, इसी वजह से मैं बाहर आया और साथ ही मुझे तुमसे एक सवाल भी पूछना है। तुम यहाँ पर मेरे साथ आ सकते हो, हम दोनों बाहर चलते हैं और जाकर बातें करते हैं। जबकि इसी के साथ ही गोचान उसे कहता है कि बकवास बंद करो, जल्दी से वापस अंदर चले जाओ, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम वापस अंदर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। तो जियोन उसे कहता है कि तुम्हारा नाम गोचाना है ना, तुम्हारा नाम गोचानी है, ये हम दोनों का सीक्रेट रहेगा, किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा, मैं भी गार्ड कैम को इस बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन गोचान उसे कॉलर से पकड़ता है और उसे पीछे दीवार के साथ पटकाता है और उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, शायद तुम इस बार में भूल रहे हो कि तुम्हें कहां से उठाकर लाए हैं, इसलिए चुपचाप वापस से अंदर चले जाओ। जबकि हमारा जियोन जो होता है अपना हाथ उसके कंधे के ऊपर रखता है और साथ उसका बाजू पकड़ता है, सेम उसी टेक्निक को यूज करता है जिस टेक्निक को मास्टर कैम ने उसके ऊपर यूज किया था। वो उसके साथ धोबी पिछाड़ उठाकर उसे वहां पर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। जैसे वो उसे ग्राउंड के ऊपर पटकता है और साथ ही उसकी कमर के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और उसकी कमर के ऊपर प्रेशर पॉइंट्स को दबाना स्टार्ट करता है, लेकिन वो ठीक से प्रेशर पॉइंट्स को दबा नहीं पाता। तो इस बात से गार्ड जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये लड़का यहाँ पर कर क्या रहा है, क्या ये लड़का मेरे प्रेशर पॉइंट्स को दबाने की कोशिश कर रहा है। जबकि हमारा जियोन ऊपर बैठा सोच रहा होता है कि ये मूव कैसे कर रहा है। मुझे लगता था मैंने यहाँ पर सेम टू सेम वैसे ही कॉपी किया जैसे गार्ड कैम ने मुझे वहां पर प्रेशर पॉइंट्स को सील किया था, मैंने वहीं पर हिट किया था, लगता है मैंने गलत हिट किया है। और इसी के साथ वो फिर से वहां पर प्रेशर पॉइंट्स को दबाना शुरू कर देता है। वो बार बार वहां पर अपनी उंगली दंसा रहा होता है और उसे कहता है मैं यहाँ पर ठीक से तो कर रहा हूँ लेकिन ये यहाँ पर सील क्यों नहीं हो रहा। तब के गोचान को यहाँ पर इस बात का अंदाजा हो जाता है कि एक साइको के साथ उसका पाला पड़ चुका है। वो वहां पर सोच रहा होता है कि ये लड़का यहाँ पर कर क्या रहा है। इस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ गार्ड कैम को एक बार इस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए देखा और इसने यहाँ पर दोनों मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को कॉपी कर लिया। मास्टर कैम ने मुझसे बिल्कुल ठीक ही कहा था कि ये लड़का बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि बेचारे गोचैन के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि हमारा हीरो फिलहाल के लिए तो किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ता जिसको वो पकड़ लेता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।